अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज कर दिया गया है। बड़ी खबर है। और सारा कुछ जो इस वक्त निजाम है, इसे हाइब्रिड निजाम कहें, कोई भी निजाम कहें, 2024 के इलेक्शन के बाद अब तक जो निजाम इस वक्त चल रहा है और इतना मजबूत हो चुका है कि अपोजिशन बेबस उसके सामने नजर आती है। उसकी बुनियादी बेस वजह 26वीं आईनी तरमीम है। तो क्या ये 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स होने जा रही है? और इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के मकासद क्या हैं, इस पर भी जरा बात कर लेंगे। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन, क्या वाकई उन्हें एक्सटेंशन की जरूरत है? जब 26वीं आईनी तरमीम में ये तय पाया था अक्टूबर में कि अब मुद्दत मुलाजमत ना सिर्फ आर्मी चीफ की बल्कि तमाम सर्विसेज चीफ की जो है वो 5 साल हो गई, तो फिर क्यों जरूरत पेश आई इस गुफ्तगू की? ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसकी जरूरत क्या? कुछ मजेदार खबरें। अलीमा खान साहब के बेटे साहिबा के बेटे जो शाहरेज हैं, उनकी जमानत कल हो गई। और मैं आपको बारहा कहता रहा हूँ कि 2 साल 3 महीने बाद अचानक आपको क्यों याद आया कि आपने 9 मई में शाहरेज को भी गिरफ्तार करना है। अलबत्ता शेर शाह जो दूसरे बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, उनकी जमानत इतनी आसानी से नहीं होगी। और इनकी शाहरेज और इस पे इनको इस वक्त गिरफ्तार करने की वजूहत क्या थी, पीछे कुछ और चल रहा था, वो भी आपको बता दूंगा मैं। आप सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ, कल उन्होंने सियालकोट का दौरा किया है। और एक दिलचस्प बात यह है कि आप सब में जितने वीडियो देख रहे हैं, 2 लोग, 4 लोग, 100 लोग या 500 लोग, आप सबको पता है कि हम सबका कोई ना कोई आइडियल होता है। वो स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, वो शायर भी हो सकता है, अदीब भी हो सकता है, कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो ना हमारे जहन में बड़ा हम उसका एहतराम बना होता है कि ये बिल्कुल परफेक्शन है, इसमें ये बिल्कुल जो है वो काबिल इंसान है और इसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन वो कोई हमारे सामने चवल मार देना तो हमें बड़ी मायूसी होती है। तो कल मुझे इसी किस्म का एहसास हुआ सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू के हवाले से। पहले ये सुन लें वीडियो क्लिप कि उन्होंने क्या कहा है, फिर इस पे आगे बात करते हैं। नाले ने मजीद तबाही फैलाई है। हम उन गलियों में गए जो नाले के साथ है, वहाँ जो तबाही है वो हमने देखी। तो कुछ तो ये तबाही अल्लाह ताला की जानिब से है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तबाही अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारी नाइंसाफियों की वजह से। जो आवाम की आवाज़ को दबाया गया है, जो आवाम के वोट को चुराया गया है, ये उसका भी अजाब है। और वो हमें नजर आता है चुराने वालों ने पाकिस्तान के अवाम के साथ, सियालकोट के अवाम के साथ क्या किया है। तो आप सबको मेरा ये पैगाम है, इमरान खान का पैगाम है, मांझी का पैगाम है, उमरडार का पैगाम है कि आप अल्लाह ताला की रज़ा से मायूस ना हो, अल्लाह ताला की रज़ा मांगते रहिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके हकीकी नुमाइंदे आपके सामने होंगे। आज हम हैं, लेकिन इक़्तिदार भी आपकी हकीकी नुमाइंदों के हाथ में होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। आप हमारे साथ रहिए, इमरान खान साहब के साथ रहिए। इमरान खान आपके लिए जेल में है, वो जेल में भी आपके साथ। ये थे सलमान अकरम राजा साहब के रिमार्क। सलमान अकरम राजा साहब ने कल सियालकोट का विजिट किया और वो अपने अवाम को जो वहाँ बैठे हुए हैं, पहली तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ को भी ख्याल आया कि भाई सैलाब आया है, नुकसान हुआ है लोगों का, उन्हें भी ख्याल आया कि हमें भी जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। आप नून लीग पे और उनकी हुकूमत इस वक्त सख्त तनकीद करें, वजीर आला हो, चाहे आप कहें टिकटॉक बना रही है, जो भी है, टिकटॉक बनाने के लिए भी तो वहाँ पहुँचना पड़ता है ना। वो मैदान में मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, तमाम MNAs MPs, सियालकोट हो, नारवाल हो, बिहाड़ी हो, इसके बाद जो आगे जहाँ जनूबी पंजाब तक जहाँ जहाँ सैलाब आ रहा है वहाँ हो, इवन के 18 हज़ारी में हमने देखा वहाँ के MNAs MPs एक्टिव नजर आए हैं। तो आज PTI को पहले तो ख्याल आया, फिर सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं चूंकि हमारा इलेक्शन चुराया गया है, चूंकि हमारा मैंडेट चुराया गया है, इसलिए जो है ये सैलाब अजाब की सूरत में आया। सलमान अकरम राजा साहब को वही जो मैंने आपको बताया ना, एक जहन बना होता है, यार ये बड़ा काबिल आदमी है, ये एक ही चवल मारी है। तो वो उस किस्म की बात की है उन्होंने, अफसोस के साथ, माजरत के साथ जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए। तो ऐसे ही हमारे जज्बात है। उसकी वजह यह है कि भाई अगर ये बात है तो अभी तक जो पिछले एक हफ्ते के दौरान है तकरीबन 40 से 42 अफराद जो है वो जाँ भाग हुए हैं पंजाब के अंदर। KPK में 2 अजला में सैलाब आया था और तादाद जो है वो 300 से मरने वालों की तजावुज कर गई थी। तो वहां किसने मैंडेट चुराया, वहां किसने जुल्म किया है PTI के साथ कि इसलिए अजाब आए? या अभी अफगानिस्तान में जलजला आया है, 1500 लोग मारे गए, या फलस्तीन में जो कुछ इसराइल कर रहा है, वहां किसने किसका मैंडेट चुराया? तो बड़ी भौंडी, बड़ी अहमकाना और बड़ी अजीब व गरीब सी दलील दी गई सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से। आजा जी,
आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला या कंटिन्यू इसे करने का मामला, उनके मुद्दत मुलाजमत का सारा मामला क्या है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त अहम पोजीशन पे हैं, उन्होंने सीनियर सियासतदान हैं, वकील भी हैं, कानून भी जानते हैं, उनसे मोहम्मद मालिक ने सवाल किया था। फिर कल जो है वो समा के ऊपर जो वो है नदीम मलिक साहब, उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि जो है कंटिन्यू करेगा यही निज़ाम और यही मामला, मतलब एक पेज इस पे फैसला हो चुका है। उन्होंने कुछ बातें की है, वीडियो सुन लें, फिर इस पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है वो एक अमेंडमेंट हुई है और वो अमेंडमेंट जो है वो इन ऑपरेशन है और उसके मुताबिक उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो अब नवंबर 2027 में जो है वो पूरी होगी और अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होती तो वो रिटायर हो जाएंगे। और बाकी अगर एक्सटेंशन वाली ऑप्शन भी है, आपने कहा अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो वो ऑप्शन भी है। जी, कानून में तो मौजूद है ना, इस मुल्क में 4 एक्सटेंशन जो है वो होती रही हैं, आपके इल्म ही है। और जो लोग एक्सटेंशन, बाज़ लोग तो एक्सटेंशन खुद ही लेते रहे हैं। तो एक आदमी जो इस वक्त फील्ड मार्शल है और वो ऐसा यानी रुतबा है कि जिसे उसे हुकूमत ने दिया है और उसने अर्न किया है, कोई ख़ुद से नहीं बन गया। तो फिर अगर एक्सटेंशन जिस मुल्क में होती रही हैं तो अगर जो है वो डिज़र्व करते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा कोई और कौन कर। वीडियो देखिए आपने राना सनाउल्लाह साहब की। तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम में सब कुछ हो चुका है। अब किसी अलहदा नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये पीटीआई की जानिब से, जो पीटीआई के लोग बरतानिया में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं, प्रोपेगेंडा वहां से शुरू हुआ था और इसकी वजह ये थी इस प्रोपेगेंडा करने की कि आर्मी चीफ को फिर किसी न किसी आवाम के जहनों में उनके खिलाफ नफरत डाली जाए। जाहिर है वो खबरों में अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस किस्म की हरकत करते हैं। इस वक्त आर्मी चीफ को किसी किस्म की किसी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है 2027 तक। उसकी वजह यह है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो जब की गई तो तमाम सर्विसेज चीफ, आर्मी चीफ नहीं सिर्फ, तमाम सर्विसेज चीफ, उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से, वो एयरफोर्स के सरबराह हो, वो नेवी के सरबराह हो, 3 साल से 5 साल कर दी गई थी। अब जब 5 साल कर दी गई है तो उसमें ये भी मेंशन है उस तरमीम में, वो आर्मी एक्ट 243 गालिबन, तो उसमें ये मेंशन है कि ये अब इसका इम्प्लीमेंट 5 साल का इम्प्लीमेंट ऐसे होगा जैसे हमेशा से था, पाकिस्तान के वजूद, आइन के वजूद से ही था, ये उसमें मेंशन है। तो इसका मतलब है कि 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर हुई, मुद्दत 5 साल हो गई तो बात खत्म। तो अब ये बहस क्यों चढ़ रही है? बहस ये है कि वो इमरान रियाज टाइप यूट्यूबर हो या वो शहबाज गिल हो या वो जितने पीटीआई के वो ऐसे लोग थे जो भांड नुमा लोग थे, अब वो बैठ के यूट्यूब कर रहे हैं, वो शहजाद अकबर हो, मतलब इनकी औकात यही थी कि यूट्यूबर ही बनना था इन्होंने, और ये अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझ रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये जो तरमीम पेश की गई थी अक्टूबर में, आर्मी एक्ट 1952 जो है, नेवल एक्ट 1961 1961 और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम के बिल मंजूर कर लिए गए हैं। ये खबर उस वक्त की पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर हुई, कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर किए जाने वाले इन बिलों के मुताबिक तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा, यानी जो उम्र का है कि अगर इतनी जनरल की, एक जनरल की उम्र इतनी होनी चाहिए, तो आर्मी चीफ की उम्र का कोई तकाजा नहीं होगा। जब तक उसे बनाने हुकूमत चाहे कि ये रह सकता है वो रहेगा, चाहे वो 60 हो जाए, 66 हो जाए, 68 हो जाए, 70 हो जाए। तैनाती और दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। यानी जो 64 आर्मी चीफ की मैक्सिमम एज है, अगर उस एज से ऊपर भी जा रहा हो और हुकूमत ये फैसला कर ले कि इसको मजीद 5 साल, जैसे 27 तक 5 साल मुकम्मल होंगे, अगर मजीद फील्ड मार्शल को हुकूमत ये चाहती है कि मजीद ये 5 साल रहे, तो उनकी एज 70 भी हो जाए, उस पर कोई कतगन नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी तय है। असल में खबरों में इस सारे मामले को लेने के लिए, और एक और मामला मैं भूल रहा हूँ, वो आपको याद दहानी करा दूं। जब ये नोटिफिकेशन जारी होता है वजीर आजम की जानिब से कि ये आज से आर्मी चीफ होगा, जब आर्मी चीफ बदलता है, वजीर आजम नोटिफिकेशन जारी करता है, तो उस वक्त उसमें ये तो मेंशन होता है ये इस वक्त से, आज से आर्मी चीफ होगा, उसमें ये मेंशन नहीं होता कि कब तक होगा। वो जाते हैं आइन की तरफ,
آئین کہتا ہے کہ 3 سال ہوتا ہے، اب آئین کہتا ہے کہ 5 سال ہوتا ہے. تو اٹس مین کہ اب نئے کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بحث بے وجہ ہے، اور ایک دفعہ پھر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی. دیکھیں ظلم ہو گیا. یہ وہ جو ایک پروپیگنڈا مشینیں جو باہر بیٹھ کے سارا کچھ کر رہی ہیں، یہ ان کا سارا مدعا تھا. گو کہ خود عمران خان صاحب ان کا ویڈیو کلپ پڑا ہوا ہے کہ میں تا حیات ایکسٹینشن جتنی چاہے باجوہ کو دینے کے لیے تیار تھا کہ میری حکومت بچا لیں، عدم اعتماد ان کو ڈرا دیں، دھمکا دیں اور یہ واپس کرا دیں. اور جب باجوہ ناکام ہوئے تو پھر کہا کہ دیکھیں آپ نیوٹرل ہیں، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. جب باجوہ نے جواب دے دیا تھا کہ یہ معاملہ سیاسی ہے، آپ ہینڈل کریں، میرا اس میں لینا دینا نہیں ہے. گو کہ باجوہ اتنے معصوم نہیں ہے. آ جائیں جی اگلے خبر کی طرف. لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پٹیا عمران خان کے بھانجے شاہریز کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. کل کی خبر ہے یہ، اور یہ درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے، جبکہ شیر شاہ جو ہے اس کی درخواست ضمانت منظور نہیں ہوئی. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا یہ منظور ہو جائے گی. اچھا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ جو جتنے بھی پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر کے اوپر یا دیگر پلیٹ فارمز پہ، الزام یہ ہے کہ یہ انہیں اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ پیچھے شاہریز ہے. یہ شاہریز علیمہ خان کا بیٹا، یہ سارا پروپیگنڈا یہ چلاتا ہے. اور آپ کئی سینئر صحافیوں سے سن چکے ہیں کہ جو علیمہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ مظہر مشفانی اور وہ اس قسم کے لوگ جو عمران ریاض ٹائپ یہ پروپیگنڈا جو کروایا جاتا ہے یہ علیمہ خان صاحبہ کرواتی ہیں. تو اس وجہ سے انہیں شاہریز کو گرفتار کیا گیا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی. اچھا اب آ جائے جی 26ویں آئینی ترمیم جو آخری خبر میں نے سب سے پہلے ڈسکس کی تھی اور میں نے کہا تھا اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. یہ وہ 26ویں آئینی ترمیم وہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اس وقت نظام جو اگر اسٹرانگ ہے تو وہ اس وجہ سے. کیا یہ ریورس ہونے جا رہی ہے اور کیا اس کو اس وقت چیلنج کرنا، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. جہاں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں نا آرمی چیف کی باتیں ہو رہی ہیں کہ 27 تک رہیں گے، کنٹینیو کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، حکومتی نمائندے کہہ رہے ہیں کسی ایکسٹینشن کی، کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق ان کی مدت 5 سال ہو چکی تھی. اسی 26ویں آئینی ترمیم کو اس وقت کس نے چیلنج کیا ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں میں اس وقت شامل ہیں. اور سارا آئین اس وقت یاد آ جاتا ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ کو ساری جمہوریت اس وقت یاد آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ خان صاحب باقاعدہ بڑے فخر سے اپنے لوگوں اپنے حق میں جب اعتماد کا ووٹ انہوں نے لینا تھا، جب یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہو گئے تھے قومی اسمبلی کی سیٹ سے، تو اس وقت انہوں نے کس طرح وہ اپنے آپ کو اعتماد کا ووٹ دلوایا تھا، کس طرح ایجنسیوں کو کہا تھا کہ پکڑ کے لوگ لے آئیں، ماریں دھمکائیں کچھ کریں، اعتماد کا ووٹ میں نے لینا ہے. اور کس طرح تابعداری کی تھی ان اداروں نے اس کی. وہ شخص اب بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے جمہوریت، جو ایک کرنل لیاقت، مشہور ہے یہ واقعہ، پورے اسلام آباد کا ہر صحافی کو پتا ہے کہ کون کس طرح اسمبلی چلایا کرتا تھا. ایک کرنل لیول کا. یار خان صاحب تسی بھی کمال ہو یار. خیر، تو اب مصطفیٰ نواز کھوکھر نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اسے چیلنج کیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2(2) کے مطابق فل کورٹ تشکیل کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے. رجسٹرار یا کوئی اور اتھارٹی کمیٹی کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی. درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے فیصلے پر چیف جسٹس کی وضاحت عمل درآمد نہ کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی. ایکٹ میں ہونے والی ترمیم آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتی ہے. درخواست میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 31 اکتوبر کے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد کی استدعا کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے سے متعلق انتظامی فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. اور واضح رہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے 31 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تھا. اب ساری جمہوریت یاد آ رہی ہے اور سب کہتے ہیں کہ اب اس کے اپوزیشن میں اس وقت جو ہوگا نا وہ کہے گا. مجھے یاد ہے کہ جب یہ آئی تھی نا 18ویں ترمیم جس کی وجہ سے NFC ایوارڈ اور صوبوں کو اختیارات ملے، تو اس وقت خان صاحب اس کے خلاف تھے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ یا فوج آپ کہیں وہ اس کو پسند نہیں تھا نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو. یہ خان صاحب کو بھی یہ پسند نہیں تھا، لیکن خان صاحب جب خود اقتدار میں آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اب چونکہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، سیاست کرنی ہے، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت بری ہے 26ویں آئینی ترمیم. لیکن کل کو بظاہر لگتا نہیں ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ کبھی اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ بہت اچھی ہے.
کیونکہ جب بندہ خود اقتدار میں آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ جو اتنی میچور جماعتیں ہیں انہوں نے چول نہیں ماری. انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں؟ وہ جمہوریت کی بہتری کے لیے کیے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو کم کرنے کے لیے ہی کیے ہیں. یہ شاید ابھی پی ٹی آئی والے اس معاملے پہ نابلد ہیں تو انہیں سمجھ نہ آئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے بعد.